नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? इस गर्मी में काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए होंगे, तो पानी पीते रहिए और गर्मियों का आनंद लेते रहिए, क्योंकि गर्मियाँ अभी अब कुछ ही दिन की बची है। और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बस ये कहना चाहूँगा कि अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। और मैं अक्सर देखता हूँ कि आप लोग कहानियाँ तो सुनते हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब किए बगैर ही आगे चल जाते हैं। अरे दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी दूसरी कहानी कैसे सुनोगे? तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। चलिए आते हैं कहानी पर। तो ये कहानी है ऋतिक की। ऋतिक एक 16 साल का बच्चा है, और 16 साल का मतलब टीनेजर हो ही गया है, पर बच्चा है। और हर गर्मियों की छुट्टी में ऋतिक अपने जित्तू मामा के गांव, चंदन गांव जाया करता था। जित्तू मामा का एक बेटा था जिसका नाम था उदित। ऋतिक और उदित हर छुट्टियों में पूरा दिन गांव में कहीं पर भी घुमा करते थे। मतलब कहीं पर भी, मतलब उनका कोई ऐसा डिसाइड नहीं रहता था कि आज हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है। नहीं भैया, अपना नाश्ता पानी किया, खाना वाना खाए, जो भी कंप्लीट करे अपनी दिनचर्या और निकल गए भैया। घूम रहे हैं, कभी खेत खलियान, कभी किसी चौराहे पे बैठे हैं। तो ऐसा ही लोग घुमा फिरा करते थे और बहुत मज़े करते थे। इन दोनों को मतलब ऋतिक को और उदित को उस वक्त एक ही भूत चढ़ा था कि उन्हें असली भूत देखना है। एक दिन ऋतिक और उदित शाम को चौराहे पर सांप सीढ़ी खेल रहे थे, और बगल में ही गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गांव के बाहर पुराने कुएं के पास जो घर है वो भूतहा है। वहाँ पर दिन दहाड़े भी लोगों को भूत प्रेतों का अनुभव हुआ है, क्योंकि उस घर में 8 साल पहले उनके गांव में नए नए आए हुए एक बनवारी हवलदार ने अपने बेटे और पत्नी समेत खुदकुशी कर ली थी। काफ़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने कारण बताया कि बनवारी किसी बड़े कर्जे में डूबा हुआ था। सोच रहे हैं आप, कर्जा कितनी बेकार चीज़ है। और आजकल के टाइम में तो तरह तरह की लोन ऐप्स आ गई हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा लालच दे देकर अपनी ऐप से लोन लेने के लिए मतलब बहलाते फुसलाते रहते हैं। पर आपको अगर ज़रूरत हो तो ही लोन लीजिएगा, फालतू में कर्जदार ना बनिए किसी का भी, है ना। तो चलिए मैं इधर उधर निकल जाता हूँ आते कहानी पर, है ना। तो बनवारी किसी बड़े कर्जे में डूबा हुआ था, जिसके कारण उसने अपने पूरे परिवार समेत आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत के बाद से उसका घर खोला का खोला ही पड़ा था। बनवारी की आत्महत्या के बाद उसके रिश्तेदार तक उस घर पर हक नहीं जमा पाए। क्यों नहीं जमा पाए वो भी आगे पता चलेगा। उसके रिश्तेदार कहते हैं उन्होंने वह घर 5 बार किराए पर चढ़ाया था, पर दोनों किराएदार ये बोलकर भाग गए कि उस घर में उन्हें एक आदमी, औरत और उसके लड़के की प्रेतात्मा रहने नहीं देती। वह 3 आत्माएं न उन्हें खाने देती हैं, न उन्हें ठीक से सोने देती हैं। आखिरी वाला किराएदार तो दिन में ही भाग गया था। जाते जाते उसको आसपास के लोगों ने पूछा था कि भैया क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो दिन दोपहर में? तो वह बोला कि इस घर में दिन दहाड़े डरावनी आत्माएं घूमती हैं। उन्होंने उसे नींद में पीटा भी। वह बेचारा तो उसका बड़ा सामान जैसे अलमारी, बेड, वो सब भी वहीं छोड़कर भाग गया था। फिर बनवारी के रिश्तेदारों ने भी तंग आकर उस घर को बिना ताला लगाए वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने खुद भी कुछ घंटे वहाँ बिता के देखे थे। उस घर का प्रेत बाधित होने का अनुभव लिया था उसके रिश्तेदारों ने भी। उन्हें भी वही सब चीज़ें महसूस हुई थी।
खैर, गांव में से भी वहाँ पर कोई भी गलती से कभी नहीं जाता है। यह सारी बातें अब ऋतिक और उदित के खरगोश जैसे कानों ने सुन ली थी। फिर दूसरे ही दिन दोपहर में सबको चकमा देकर वो दोनों उसी प्रेत बाधित घर में पहुंचे थे। उस घर की सारी खिड़कियां टूट चुकी थी। पूरे फर्श पर धूल मिट्टी की परत जम गई थी। वहां पर पूरे घर को ये लोग जैसे अंदर घुसे ना, पूरे घर को देखने लगे। ऋतिक पूरा घर घूम घूम के देख रहा था, उसका हर एक कमरा देख रहा था, और उदित उस घर की एक खिड़की में अंदर की तरफ पैर डाले हुए बैठा हुआ था और वहीं से पूरा घर देख रहा था। जब तक ऋतिक पूरा घर घूम रहा था, उदित उस भूता घर में की खिड़की में बैठकर उस हवलदार को उसके नाम से चिढ़ा रहा था। बाद में ऋतिक भी उदित के बाजू में जाकर बैठ गया। खिड़की पर दोनों अंदर की तरफ पैर करके बैठ गए और दोनों की नजरें नीचे फर्श पर थी। वहां बैठकर कुछ देर बातें भी की उन्होंने, पर उसके बाद उन्होंने जो नज़ारा देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। बदन में कपकपी सी छूट गई थी, क्योंकि खिड़की के सामने नीचे फर्श पर अचानक से 3 लोगों के पैरों के निशान उमड़ पड़े थे, और वो पैरों के निशान इन दोनों के सामने आकर रुक गए थे। जैसे कि 3 लोग इनके पास आकर खड़े हो गए हों। उनमें से एक ने तो ऋतिक के कान के नीचे एक थप्पड़ भी मारा और ऋतिक अंदर की तरफ गिर गया। उस वक्त ऋतिक इतना ज़्यादा घबरा गया था कि उसे अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं होते बन रहा था। पूरे शरीर की ताकत समेट के गिरते पड़ते दरवाजे से बाहर निकलता है ऋतिक। और उदित तो इतना बुरी तरह डर चुका था कि खिड़की के नीचे जो नाला था ना, उसी में कूद गया था। फिर ये दोनों चीखते चिल्लाते घर तक भागते हैं, लेकिन घर पर पहुंचने से पहले ऋतिक और उदित आपस में ये सलाह करते हैं कि भाई आज जो भी हुआ है ना, ये घर पे मम्मी को और मामा को तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत पिटाई लगाएंगे ये लोग। ऋतिक और उदित यही सोचते हैं कि बात तो सही है, तो एक काम करते हैं, घर चलते हैं, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं, और कान पकड़ते हैं, आज के बाद कभी भूतिया एक्सपीरियंस तो कभी नहीं लेंगे। अब ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में खाना वाना खा के दोनों आपस में, जब ये दोनों साथ में सोते थे, तो दोनों आपस में बात करते हैं कि भाई आज जो भी हुआ उस पर भरोसा नहीं हो रहा कि मतलब ऐसा वाकई में होता होगा। मेरी तो जान ही निकल गई थी, ऐसा उदित बोलता है। ऋतिक बोलता है कि भाई तू तो कूद गया था, पर मेरे कान के नीचे जो थप्पड़ लगा है ना, मैं ही जानता हूँ कि कितनी बुरी तरीके से मुझे मारा था। जैसे तैसे मैं गिरते पड़ते उठा हूँ और वहाँ से भाग कर निकला हूँ। ऋतिक और उदित एक दूसरे से वादा करते कि भाई आज के बाद अपन सब जगह जाएंगे, लेकिन उस गली झाँकेंगे भी नहीं। चलिए ठीक है, इनकी बातें होती हैं और ये लोग सो जाते हैं। दूसरे दिन जब सुबह उदित उठता है तो ऋतिक को उठाता है, लेकिन ऋतिक अभी भी उठने में आनाकानी करता है। तो उदित को लगता है कि शायद थका होगा, तो चलो ठीक है। उदित नाश्ता करने के लिए जब ऋतिक को उठाता है तब भी ऋतिक नहीं उठता। उदित ये बात ऋतिक की मम्मी को बताता है कि मौसी ऋतिक उठ क्यों नहीं रहा है, बहुत टाइम से हाँ हूँ कर रहा है। तो उसकी मम्मी, ऋतिक की मम्मी जाकर देखती हैं ऋतिक को, तो ऋतिक को बहुत काफ़ी तेज़ बुखार था और वो अब काँप रहा था। बुखार, ठंड लग के जो बुखार आता ना, वैसा बुखार। तो बुखार की वजह से उसके पूरे शरीर में कपकपी मची हुई थी। ऋतिक की माँ घबरा जाती है। वो ऋतिक के मामा को बोलती है कि जितेश, मैंने बताया होगा आपको, ऋतिक के मामा का नाम जितेश है। तो ऋतिक की मम्मी उसके मामा को बुलाती है और बोलती है कि डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साहब आते हैं, इसे चेक करते हैं, और ऋतिक क्या है ना, बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था और वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। तो भैया
डॉक्टर साहब उसकी मम्मी से पूछते हैं कि इसे किसी चीज़ का शॉक लगा है, इस तरीके का ऐसा उन्हें लग रहा है, क्योंकि बुखार और ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बड़बड़ा जो रहा है ना, उससे ऐसा लगता है कि इसने कोई मूवी वूवी देख ली क्या डरावनी। तो उदित बोलता है नहीं, पर उदित समझ रहा है। उदित ने अभी तक घर पे सब किसी को बताया नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ था कल, लेकिन उदित मन ही मन ये समझ चुका है कि भैया ऋतिक कुछ ज़्यादा ही डर चुका है। पर उदित बोलता है कि नहीं, हमने कोई ऐसी हॉरर मूवी तो देखी नहीं, हम लोग रात में बढ़िया बात करके सोए और सुबह ये हालत हो गई इसकी। चलो ठीक है, डॉक्टर साहब इसे दवाई पानी देते हैं और थोड़ी देर में जब ऋतिक होश में आते तो इसकी मम्मी इसको प्यार दुलार करके थोड़ा बहुत नाश्ता करवाती हैं और दवाई खिलवा के सुलवा देती हैं। अब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। ऋतिक अब होश में है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, एक्टिव नहीं है। उदित दिन भर ऋतिक के पास ही रहता है कि भाई तू टेंशन मत ले, तेरे को डॉक्टर ने देख के बताया कि तू शायद डर के कारण तेरे को ये बुखार आ चुका है, तो तूने टेंशन मत ले, मैंने घर पे किसी को बताया नहीं हो, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। और वो उसके साइड में बैठा रहता है दिन भर, वो उसी से थोड़ी बहुत बातें करते रहता है, उसकी मदद करता है कि तुझे क्या लग रहा क्या नहीं लग रहा, बता दे मुझे, मैं ला के दूंगा तुझे मेरे भाई। तो ऐसा इनका पूरा दिन निकल जाता है। रात में ऋतिक की तबीयत में काफ़ी सुधार आता है, तो वो उठता है, थोड़ा बहुत दाल चावल खाता है और अपना दवाई खा के उदित से बातें करने लगता है। अब ऋतिक जब उदित से बात करता है तो उदित एक चीज़ नोटिस करता है कि ऋतिक के बात करने का तरीका किसी बहुत ही मैच्योर टाइप के इंसान का लग रहा था। नहीं, उसकी आवाज़ में कोई बदलाव नहीं होता, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वो थोड़ा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बचपन से साथ में हैं तो जानते हैं, तो उदित फील करता है कि थोड़ा सा कुछ अलग सा फील करता है, लेकिन बोलता नहीं है। कुछ हो सकता है कि यह शायद दिमाग पर असर पड़ गया, इसके दवाई वही खा रहा है, डर गया है इसलिए, तो उदित इस चीज़ को नेगलेक्ट करता है। अब रात में जब ये दोनों सो जाते हैं तो सोने के बाद उदित की रात के करीब 1:30 से 2 बजे के बीच नींद खुलती है। उदित को टॉयलेट लगी थी, तो वो टॉयलेट करके आता है वापस, और वो ऐसा देखता है कि मतलब क्योंकि नाइट बल्ब चालू था, तो वो ऐसे देखते हैं कि ऋतिक को कुछ लग तो नहीं रहा, तो एकदम से वो देख के चौंक जाता है कि बेड पर ऋतिक है ही नहीं। अब भैया पहले तो उदित सोचता है कि यार कहीं ये वॉशरूम तो नहीं गया, पर उदित बोलते नहीं, वॉशरूम से तो मैं आ रहा हूँ। तो उदित धीरे से पहले किचन में जाके देखते कि हो सकता है कि इसको भूख लगी हो, इसकी तबीयत ठीक हो रही है, तो शायद कुछ खाने का ढूंढ रहा होगा। वो किचन में भी नहीं होता। अब वो उदित ऋतिक की मम्मी के पास जाता है, जो कि उनकी नानी के साथ आराम कर सो रही होती है, क्योंकि इनकी नानी की भी तबीयत काफ़ी एजेड हो गई है, तो ऋतिक की मम्मी उसकी नानी के साथ ही रहती थी, पास ही रहती थी। अभी वहाँ पर भी जाके देखते हैं तो ऋतिक मौसी के भी पास नहीं, मामा के पास भी नहीं, मतलब पूरा घर ये ढूंढ मारता है उदित कि ऋतिक है कहाँ। अब भैया ढूंढते ढूंढते बच जाते रात के 2, और अब रूम में अकेले रहने पर उदित को डर लग रहा है। अभी तक इसने किसी को बताया नहीं है कि ऋतिक घर से गायब है, लेकिन एक हवा का ठंडा सा झोंका जब इसके कान के पास से एक रफ्तार से निकलता है तो ये डर से सहर जाता है। इसके दिमाग में उस भूतिया घर में हुई जो पूरी घटनाएं हैं ना, सब एक के बाद एक लाइन से चलते जाती है कि किस तरह वो लोग अंदर घुसे, किस तरह वो पैर आए, ऋतिक को थप्पड़ लगा, ये नाले में कूदा और भाग गया। ये पूरी घटनाएं इसके सामने चल रही है। ऋतिक डर के जाता है सीधा का सीधा नानी के पास और रोने लग जाता है। ऋतिक को रोता हुआ देख नानी और उसकी मौसी, उदित दौड़ के जाते, थोड़ा नाम में कन्फ्यूजन हो जा रहा है ना, तो उदित दौड़ के जाता है उसकी नानी के पास और उसकी नानी के पास चिपक के रोने लग जाता है। उदित को रोती हुई आवाज़ सुन के नानी और मौसी, जो ऋतिक की मम्मी है, दोनों उठ जाते हैं। अब भैया
ये पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया तेरे को, अचानक कि रात के 2 बजे क्यों डर गया। तो उदित रोते रोते सब बताता है कि मौसी नानी एक्चुअली में हुआ दिन में ऐसा था कल कि हम लोग उस भूतिया घर में गए थे और उसके बाद से ही ऋतिक की भी तबीयत ख़राब हो गई। और अभी मैं टॉयलेट करने के लिए जब उठा और वापस आके देखा तो ऋतिक अपने बेड पर नहीं है। तो ऋतिक की मम्मी चौंक जाती है, बोलती बेड पर नहीं है तो बेटा वो वॉशरूम गया होगा। उदित रोते रोते बताता है कि नहीं, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया है, एक एक कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन ऋतिक कहीं नहीं है। अब भैया ये बात सुन के तो पूरे घर में खलबली मच जाती है। ऋतिक की मम्मी तुरंत ही ऋतिक के मामा के पास जाती हैं और बोलती हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, ये लोग उस भूतिया घर में गए थे और उसी के बाद से ऋतिक की तबीयत खराब हुई है और उदित ने हमें सब बताया और अभी ऋतिक घर पर नहीं है। ऋतिक के मामा को सबसे पहले गुस्सा आता है और वो खींच के एक थप्पड़ मारते हैं उदित को कि गधे, तुझे तो उस भूतिया घर के बारे में सब पता था, फिर भी तुम दोनों वहाँ पे गए क्यों? अगर वो जिद भी कर रहा था तो तू उसे क्यों लेके गया? पर उदित रोने लगा। वो बोलता पापा मुझे भी देखना था कि देख लिया। इसके मामा बोलते देख लिया, समझ में आ गई। अब अगर बेटा कुछ भी होता है तो ऋतिक को अगर कुछ भी हुआ तो तुझे भी उसी भूतिया घर में ले जाके छोड़ दूंगा। उदित की हालत डर के मारे खराब है, वो बेतहाशा रोए जा रहा है। लेकिन ऋतिक की मम्मी ऋतिक के मामा को समझाती है कि ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, पहले मेरे बेटे को ढूंढना है। ऋतिक के मामा अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलवाते हैं और उनके साथ निकल पड़ते हैं ऋतिक को ढूंढने। पूरा गांव ढूंढने के बाद ऋतिक मिलता है तो उसी भूतिया घर में, और वो उस भूतिया घर के अंदर नहीं बल्कि उस भूतिया घर के जो दरवाज़ा है, दरवाजे पर ही बेहोश पड़ा था। ये लोग ऋतिक को उठा के लेकर घर आते हैं और डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर आता है, डॉक्टर फिर वही सेम चीज़ बताता है कि भैया ये इसे किसी ना किसी चीज़ का शॉक लगा है, ये बेहोश है लड़का, और इसकी हालत में जो भी सुधार हुआ था ना उस दिन भर में, ये पूरा का पूरा सुधार हट चुका है। ये फिर से इसे बहुत ज़्यादा बुखार आ गया है और ये काँप रहा है। डॉक्टर अपनी दवाई ववाई देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ऋतिक की नानी बोलती है कि ये डॉक्टर से ठीक नहीं होगा, इसका उपाय कोई और करेगा। तो इसके मामा जी समझ जाते हैं। तो मामा जी नानी जी को बोलते हैं कि ठीक है मम्मी, मैं जाके पंडित जी को लेकर आता हूँ। अब पंडित जी को लेकर जैसे ये आते हैं, ये सब रात में ही चल रहा है अभी, ठीक है, मतलब 3:30 4 बज रहे हैं। तो भैया जैसे ही पंडित जी आते हैं और पंडित जी आके इसके ऊपर पानी मारते हैं, गंगा जल जो भी है, मतलब पंडित जी आए हैं तो गंगा जल साथ में लेकर आए होंगे, तो ये पानी मारते हैं और ये ऋतिक को धीरे धीरे होश आने लगता है। गंगा जल में इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले कई बार इसकी मम्मी ने, इसकी नानी ने इसके चेहरे पर पानी मारा लेकिन इसे होश नहीं आया। लेकिन पंडित जी ने जैसे ही आके उनका जो पवित्र जल था, गंगा जल, कुछ मंत्र पढ़ के उसके चेहरे पे मारे तो ऋतिक को धीरे धीरे होश में आने लगा। ऐसा नहीं कि वो एकदम झटके से उठ के खड़ा हो गया, उसके धीरे धीरे होश में आया वो। पंडित जी ने उससे बड़े प्यार से पूछा कि बेटा कैसी तबीयत है? तो ऋतिक बताता है कि बाबा जी मुझे बचा लो, मुझे वो शैतानी बच्चा अपने साथ चलने को बोल रहा है इधर, उसी जहाँ मैं और उदित गए थे। तो उदित को रोता हुआ देख के ऋतिक समझ जाता है कि भैया पूरी कहानी घर के सामने खुल चुकी है। पंडित जी बोलते हैं कि बेटा उदित ने हमें सब बता दिया और तुम्हारा जिससे सामना हो रहा है वो वही 3 प्रेत आत्मा है। ऋतिक बोलता है कि नहीं, 3 नहीं है, सिर्फ एक है, एक लड़का है जिसके साथ जो मुझे बार बार मार मार के उस घर तक ले जाता है। पंडित जी बोलते हैं कि बेटा तुम निश्चिंत रहो, अब कोई तुम्हें नहीं मारेगा। दूसरे दिन पंडित जी इसके घर में एक बड़ी सी पूजा या अनुष्ठान कह सकते हैं वो करते हैं, जिसमें ऋतिक और उसकी पूरी फैमिली वाले बैठे होते हैं। अब जैसे अनुष्ठान चालू होता है, ऋतिक के शरीर में झटके से लगने लगते हैं और ऋतिक
बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं कि किसी दूसरे की आत्मा उसके शरीर में आ गई और वो अलग अलग आवाज़ों में चिल्ला रहे, नहीं, ऋतिक के शरीर पर चोट के निशान आने लग जाते हैं, जैसे कोई उसे मार रहा हो, बेतहाशा मार रहा हो, उसको पटक रहा हो इधर उधर, इस तरीके से वो चिल्ला रहा है ऋतिक। उसके घर वाले, उसकी माँ उसको पकड़ के बैठती है, लेकिन उसकी मम्मी ने भी जब देखा कि उसके शरीर में अचानक खरोंचों के निशान, किसी के मारने के निशान आ रहे, तो उसकी माँ भी रोने लग जाती है। पंडित जी सबको यही इशारा करते हुए बताते हैं कि यह अनुष्ठान एक बार हो जाए तो तुम्हारा लड़का इस चीज़ से बाहर हो जाएगा। जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी करो, आंखें बंद करो, लेकिन झेल लो। जैसे तैसे 4 घंटे तक ये अनुष्ठान चलता है और उसके बाद ऋतिक बेहोश हो जाता है। सिंपल सी बात है यार, अगर किसी ऐसी एंटिटी के हाथों वो पिट रहा है उसे, उस पर मतलब इतनी नेगेटिव एंटिटी जो भैया आपको खाली अपने होने का एहसास नहीं करवा रही है बल्कि मार रही है, पीट रही है, तो ये लड़के ने 4 घंटे कैसे झेले होंगे ये यही जानता है, या फिर इसके घर वाले, या फिर वो पंडित जी। ऋतिक लगभग 24 घंटे तक बेहोश रहता है। इधर उसकी मम्मी, नानी, मामा सबका रो रो के बुरा हाल है। पंडित जी भी वहीं पर है, पंडित जी उस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। और 24 घंटे बाद जब ऋतिक को होश आता है, मतलब यहाँ डॉक्टर लोगों ने भी सब गिव अप कर दिया था कि भैया हम सब अपनी तरफ से करके देख रहे हैं लेकिन इसे होश नहीं आ रहा है, हम इसे 48 घंटे अपने ऑब्जर्वेशन में रख के देखते हैं, लेकिन 24 घंटे बाद इसे होश आ जाता है। अब डॉक्टर्स को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन डॉक्टर्स उस गांव में पुराने रहे हैं, वो सब ये सब कहानियाँ सुनते थे भूतहा घर की, लेकिन वो इतना यकीन नहीं करते थे। लेकिन जब उन्होंने उस ऋतिक के शरीर की उन चोटों के निशानों को देखा ना, तो वो डॉक्टर भी भगवान से यही प्रे कर रहे थे कि बस बच्चा बच जाए। 24 घंटे बाद जब ऋतिक होश में आता है तो इसे काफ़ी लाड़ दुलार मिलता है, इसकी मम्मी का, इसके मामा का, नानी का, इसके भाई उदित का। और उसके बाद जब वो रिकवरी करके ठीक होता है तो ऋतिक और उदित एक बात गांठ बांध लेते हैं कि दुनिया में सब करेंगे लेकिन भूतों को कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करेंगे, भूत या एडवेंचरस से दूर रहेंगे। कान पकड़ लेते हैं ये लोग, और उसके बाद से आज तक ये लोग ना ऐसा कुछ सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे ही इनके कानों में अगर कुछ ऐसा आता है तो इनके सामने वही सब घूमने लगता है। और ऋतिक तो मेंटल ट्रॉमा मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है ना उसको कि भैया वो काफ़ी सालों बाद ठीक हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सपीरियंस, ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं देखता हूँ कि आप लोग आते हैं, कहानी सुनते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और ऐसे ही चल जाते हैं। यार ऐसा मत करो यार, है ना। कहानी पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी, और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।